गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या है कि क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके एक वृक्ष आनत समतल पर। आनत समतल आप जानते हो, जब भूमि को किसी कोण से उठा दिया जाता है या फिर समतल को किसी कोण से उठा दिया जाता है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था आती है उसे हम आनत समतल कहते हैं। आनत समतल पर एक अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ रखा है। वक्रीय पृष्ठ का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। वक्रीय पृष्ठ जो इस तरह से घुमा हुआ जो भाग होता है किसी भी व्यवस्था का, उसे हम क्या कहते हैं? वक्रीय पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये बेलन है हमारे पास, तो बेलन का वक्रीय पृष्ठ ये घुमा हुआ भाग कहलाएगा। अगर कोई गोला है तो गोला का वक्रीय पृष्ठ ये घुमा हुआ भाग कहलाएगा। ठीक है, तो ये वक्रीय पृष्ठ है जो साम्यावस्था में है। तो हमारे पास क्या है, जो अर्धगोला है उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है जिसका वक्रीय पृष्ठ इस तरह से यहाँ पर बिंदु P पर या जो भी बिंदु है उस पर टिका हुआ है। सिद्ध कीजिए कि ये जो व्यवस्था है पूरी की पूरी क्या है? साम्यावस्था में। साम्यावस्था का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि इसमें बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है, यानी कि फिसलने के भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, बट मानना पड़ेगा भाई ये फिसलने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास जो समतल है वो कैसा है? रुक्ष है। रुक्ष है तो हमारे पास घर्षण गुणांक होगा। मान लेंगे कि रुक्ष समतल का घर्षण गुणांक कितना है? म्यू है। तो उस स्थिति में ये जो गोला है अर्धगोला ये फिसलने की स्थिति में होगा तो फिसल कर ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, फिसल कर कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। अब सुनना, सिद्ध कीजिए कि अर्धगोले के समतल आधार का क्षैतिज से झुकाव, यानी कि अर्धगोले के समतल आधार का। तो यहां पर बहुत बड़ी बात बोलिए, अर्धगोला है हमारे पास, उसके समतल आधार का। बात समझना, जैसे मान लो ये गोला है मेरे पास कोई भी इस तरह से, ये कोई अर्धगोला है सपोज, कुछ भी, ये कोई अर्धगोला है मेरे पास इस तरह से, ये अर्धगोला है। तो इसका समतल आधार, इसका जो आधार है ना, एक तरह से आधार हम इसको ये वाला लेंगे, क्योंकि जब हम इस कटोरे को उल्टा कर देंगे तो किस प्रकार से टिकेगा? ये इस पर टिकेगा, तो इसको आधार बोला जाता है। जब हमने इसको इस तरह से रखा तो इसका आधार ऐसे हो गया, तो आधार कैसे हो गया? ऐसे हो गया। जो समतल से कुछ कोण बनाता है, जो समतल से कुछ कोण बनाता है उसका नाम कितना दे दिया हमने? थीटा दे दिया। नहीं ये बात समझ में? इसका समतल तो वैसे ऐसे होता है, अगर हम इसको क्षैतिज रखे तो ठीक है, ठीक है, बिना समतल भूमि पर रखे तो इसका समतल ऐसे होगा। पर इसको हम रुक्ष नत समतल पर रखेंगे तो इसका आधार इस तरह से हो जाएगा, और इसका आधार एक क्षैतिज मान लेते इस तरह से, क्षैतिज मान लेते, एक समतल मान लेते, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो कितना कोण बनाता है यहाँ पर? ये थीटा कोण बनाता है। तो हमको क्या करना है? देखो, सिद्ध कीजिए कि अर्धगोले के समतल आधार का क्षैतिज से झुकाव, यानी कि इस समतल आधार का क्षैतिज से झुकाव हमने क्या माना? थीटा। वो थीटा कितना है? साइन इनवर्स 8/3 साइन अल्फा, बशर्ते कि अल्फा जो है वो लेस देन होना चाहिए साइन इनवर्स 8/3 से, तथा अल्फा जो है वो लेस देन होना चाहिए लैम्डा से। तो ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो चित्रानुसार जैसे जैसे उसने कहा हमसे क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है तो वो हमने बना लिया। माना कि मेरे पास एक नत समतल है, वो कितने कोण पर झुका हुआ है? अल्फा कोण पर झुका हुआ है। उस पर मैंने एक अर्धगोले का वक्रीय भाग किसी बिंदु P पर रख दिया। आगे बात समझ में? अब सुनना बात को ध्यान से भाई, हमें ये जो अर्धगोला दिया है, अर्धगोले का जो भार होता है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो कहां से आता है? गुरुत्व केंद्र से आता है। अगर हमारे पास एक समान लंबाई वाली कोई छड़ है, ठीक है, एक समान लंबाई वाली कोई छड़ है 2a लंबाई वाली, तो उसका गुरुत्व केंद्र आता है बीच में से, मतलब आधा आधा डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटोरी है, तो कटोरी है अर्धगोलाकार, तो उसका गुरुत्व केंद्र किधर होगा? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं कि उसका गुरुत्व केंद्र यहाँ होगा। उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? यहाँ नहीं होता है। देखो बात को समझना, ये कोई कटोरी है, पहले तो ये बताओ क्या ये एक समान रूप से दिखाई दे रही है क्या तुम्हें? देखो ये कुछ पार्ट अलग है, ये कुछ पार्ट सिकड़ा हुआ है, सिकड़ा हुआ है, सिकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वेट आएगा वो डेफिनेटली बीच में से तो नहीं आएगा। आगे बात समझ में? अर्धगोला है ये ठोस। आगे बात समझ में? यूं मान के चलो कि जैसे हमारे पास कोई अंटी आती ना, अंटी बचपन में खेली होगी, उसको आधा काट दो, काट दिया, उस प्रकार उसमें देखो इस तरह का बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या है? अर्धगोला है। आगे बात समझ में? तो इसका जो वेट होता है ना, वो वेट यहाँ केंद्र से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि हम थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ये गुरुत्व केंद्र है। तो जो वेट होता है, या फिर हम कहते हैं कि इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो क्या होता है? ये पूरी क्या है? इसकी त्रिज्या है। पूरी क्या है? इसकी त्रिज्या है भाई, ये त्रिज्या है ना।
पूरी की पूरी क्या है, त्रिज्या है। तो अर्धगोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो केंद्र से पता है कितनी दूरी पर होता है, ये केंद्र है और केंद्र से, अच्छा ये चीज तो समझ में आ रही ना कि हमारे पास ये ऊपर कटोरी टाइप और ये पूरा इस तरह से नहीं है, समझ रहे हो ना, ये इस तरह से वक्र है, ठीक है। अब सुनना, ये क्या है, इसका केंद्र है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, गोले का गुरुत्व केंद्र, वो इसके केंद्र से जो दूरी है a, उसका 3/8 गुना होता है। केंद्र से कितनी दूरी पर होता है, 3/8 गुना दूरी पर होता है। मतलब ये दूरी कितनी होती है, ये जो दूरी है ये कितनी होती है, 3/8 गुना दूरी होती है। और ये कैसे हुआ, ये हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम गुरुत्व केंद्र निकालना सीखते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझने, इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो केंद्र से कितनी दूरी पर होता है, 3/8 दूरी पर होता है, 3 फिक्स है, याद रखना है आपको। आगे बात समझने, तो 3/8 a दूरी पर होता है, मतलब OG जो होगा, OG होगा, O से लेकर ये कोई बिंदु P है, O से लेकर P तक की दूरी हम क्या मान लें, a मान लेते हैं। अगर किसी अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसका गुरुत्व केंद्र कितना होगा, 3/8 × 8, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर मिलेगा उसका गुरुत्व केंद्र। कहां से, केंद्र बिंदु O से। आगे बात समझने, तो अर्धगोले का जो हमें गुरुत्व केंद्र है वो केंद्र बिंदु O से कितनी दूरी पर मिलेगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा, जब आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर अर्धगोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर तो मान रखो 3/8 × 8 16, तो कितना हो गया, 6। तो अब हमें गुरुत्व केंद्र कहां मिलेगा, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे बात समझ में, तो O से लेकर जो G है वो कितनी होती है किसी भी गोले के लिए, अर्धगोले के लिए, OG 3/8 × a होती है, फिक्स मान है, याद रखना है। आगे बात समझ में, क्यों रखना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है गुरुत्व केंद्र वाला, उसमें निकालना सीखते हैं आकृतियों का गुरुत्व केंद्र कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हमने इसको यहां रख दिया। अब सुनना, हमें पता है कि जो वेट है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, हमने गुरुत्व केंद्र कहां माना, यहां माना। अब सुनना, बात को थोड़ी समझने की कोशिश करना। आप सोच रहे होंगे कि सर ये टेढ़ा कैसे जा रहा है, ये टेढ़ा नहीं है वास्तव में, ये टेढ़ा नहीं है वास्तव में। अगर ये सीधा होता ना तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसके संपाती होती। बात को समझना, ये हमको पता है कि किसी भी वस्तु का भार क्या है, उसकी मजबूरी है कि वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटकेगा। वस्तु को तुम ऐसे थोड़ी कि मान लो इस वस्तु को तुमने रख दिया ऐसे तो इसका भार ऐसे जाने लग जाएगा, नहीं, इसका जो भार है वो हमेशा ऐसे ही नीचे लटकेगा। आगे बात समझ में, तो अगर ये अर्धगोला जो हमने ऐसे रख रखा है, अगर ये अर्धगोला ऐसे समतल में रखा होता तो पता है इस तरह की व्यवस्था बनती, W भार नीचे लगाएगा। आगे बात समझ में, पर ये क्या है, इस तरह से थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो W तो बाहर यहीं से निकलेगा, W बाहर तो यहीं से निकलेगा, पर ये जैसे हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये जो गुरुत्व केंद्र G है ना वो हमें यहां नजर आएगा। नहीं बात समझ में, गुरुत्व केंद्र होने में तो बीच में है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र होने में तो कहां पर है, बिल्कुल यहां बीच में, पर जैसे हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो गुरुत्व केंद्र तुम्हें कहां नजर आएगा, यहां नजर आएगा, वो अपनी जगह पर ही है। थोड़ा सा इमेजिन करना सीखो, वो अपनी जगह पर ही। अच्छा, ये जो त्रिभुज है ना OCG, ये ऐसे थोड़ी है, ऐसे कागज में नहीं है ये त्रिभुज, गोला कागज में है क्या, अर्धगोला कागज में, इसको ऐसे मानो उभरा हुआ, ये उभरा हुआ है, तो पता है इसका जो वेट है ना इस तरह से जा रहा है, तो ये समतल में नहीं है, ये पूरी रेखा एक समतल में, जबकि ये दोनों रेखाएं एक समतल में नहीं है, उभरे हुए भाग में। तो इसको ऐसे समझा सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास, रुको अभी बताते हैं, एक काम करो इसको नोट करो, मशीन चालू कर, छोड़ ड्यूटी तो 250 गमन क्यों करेंगे जो ज्यादा पर भी यार, ठीक है। तो ये किस तरह की व्यवस्था है देखना, ये तो हो गया हमारा इसका ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट इसे बना दिया,
ये हो गया तुम्हारा, ये जो G से लेकर के इस बिंदु तक है ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये वाले पार्ट ये हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि ये इस तरह से समतल में है, ये समतल में नहीं है, ये इस तरह से उभरा हुआ है। अगली बात समझ में, क्योंकि गोला है, अर्धगोला समतल होता ना, कागज के तल पर बना होता ना, तो ये इस तरह से बना होता है, यूं बना होता है ये। अगली बात समझ में, पर ये अर्धगोला होने की वजह से ये जो त्रिभुज का ये वाला पार्ट है ना, O से लेकर G और G से लेकर यहां तक ये उभरा हुआ है ऊपर की तरफ। अब चित्र समझते हैं। तो गुरुत्व केंद्र G तुम्हारे माइंड में तो नहीं ना कि सर यहाँ कैसे आया गुरुत्व केंद्र G, तो यहाँ होना चाहिए। जैसे इसको इधर घुमाएंगे तो गुरुत्व केंद्र G कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, अपनी जगह पर ही होगा। अब सुनो, ये बताओ कि जब हम, एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो पता है जब हम इसको ऐसे टेढ़ा कर देंगे ना तो वास्तव में ये वापस से उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तुम सोच रहे होगे कि सर ये 90 का कैसे हो गया, वहां तो 90 बना रही है, पर बताओ ये 90 कैसे हुआ, यहाँ कैसे बनाएगी, ये वाला 90 कैसे हुआ, ये बताओ। चित्र के अनुसार मत देखो, इमेजिन करो, हमारे पास ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाएगा, तो ये समतल, इसका जो आधार की जो त्रिज्या है उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हमने क्या कहा कि जो OG होता है ना, हाँ सर 90 का बनाएगी। OG होता है ना, वो हमेशा ये कितना होता है 3/8, और इस रेखा पर ही उपस्थित होता है केंद्र G। तो ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाए, पर जैसे हम इसको टेढ़ा कर देंगे तो इसको क्या है, मैं दर्शा नहीं सकता चित्र में, इसको मैं क्या है चित्र में दर्शा नहीं। ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली और ये वाली जो सिचुएशन है, ये इस तरह से, मेरी एक बात समझ में, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये उभरी हुई है, ये वाली सिचुएशन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से है, तो 90 डिग्री का ही तो कोण हुआ। मेरी बात समझ में, अब चित्र में क्या है मजबूरी, इसको मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो कितने डिग्री का कोण है यहाँ पे, 90 डिग्री का। अब प्रश्नानुसार उसने ये कहा कि अर्धगोले का जो समतल, अर्धगोले का जो तल है, आधार का जो तल है वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाता है, इतना। तो सपोज मान लेते हैं कि कितना कोण बनाना है, ये थीटा। हमारा मकसद क्या है, इस थीटा को निकालना। क्या मकसद है, थीटा को निकालना। हमने ये थीटा माना, बीच में एक लाइन डाल दी, हमको पता है कि पूरा 90। अब ये चित्र के अनुसार मत देखना, ठीक है, ये पूरा 90, तो ये थीटा, तो कितना बचा 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों लाइनों को जब मिलाएंगे तो ये कितना 90, ये 90, ये कितना बचा थीटा, ये थीटा, तो ये कितना बचा तिरछा विमुख थीटा। ये लाइन तो एक ही रेखा में ऐसे, ये लाइन तो ये रही और ये लाइन ऐसे है, बिल्कुल उभरी हुई है ये, तो यहां तक टच हो रही है लाइन, तो ये लाइन कितनी हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये लाइन पर ये कितना बचेगा बताओ, नहीं 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा नहीं, पाई माइनस थीटा, लाइन है ना, तो कितना होगा हमारे पास ये पाई माइनस थीटा। ये कोण अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, शीर्षाभिमुख ये 90 माइनस अल्फा। ये समतल है, समतल अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूरा कितनी, ये सी बिंदु है यहाँ पर, ये कितना डिग्री का कोण है, पूरा 90। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो कितना बचेगा अल्फा, समझ गए ना, कोई दिक्कत, क्योंकि जोड़ दे वापस से आ जाएगा। मान लीजिए समतल पर अर्धगोले के बिंदु सी से अभिलंबित प्रतिक्रिया क्या है, आर है, और ए बी क्या है, गोले का समतल, गोले के आधार का तल है। आगे बात समझ में। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे पास इस तरह से, इसको ओ नाम दे दिया, अर्धगोले के केंद्र को इसको एल नाम दे दिया, और इसकी जो ओ से लेकर सी की दूरी है, ये ओ से लेकर, ये सी है भाई, ओ से लेकर सी की दूरी कितनी है हमारे पास, ओ से लेकर सी की दूरी कितनी है, ए, ठीक है, और इसका गुरुत्व केंद्र जी। अब तुम सोच रहे होंगे कि गुरुत्व केंद्र इस पर ही आना चाहिए, नहीं, दिक्कत हो गई क्योंकि हमने इसको टेढ़ा कर दिया, तो गुरुत्व केंद्र, अच्छा ये भी तो ओ से लेकर एल, ये भी तो ए है, अगली बात समझ में। तो हमारे पास ये सिचुएशन हो गई, गुरुत्व केंद्र यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। इस डायग्राम को भी तुम, कच्चे डायग्राम को भी तुम ऊपर बना लेना ताकि समझने में दिक्कत ना आए। अब इसमें लिख लो थोड़ा, इसमें लिखो, माना अर्धगोले का समतल आधार, माना अर्धगोले का समतल आधार
ए बी तथा वक्र पृष्ठ ए सी बी है। वक्र पृष्ठ ए, ये सी और ये बी है। वक्र पृष्ठ ए सी बी है। बिंदु सी पर वक्र पृष्ठ ए सी बी है। बिंदु सी पर आनत समतल के संपर्क में है। बिंदु सी पर कहां संपर्क में है? आनत समतल के संपर्क में है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या, यदि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या a तथा गुरुत्व केंद्र तथा g गुरुत्व केंद्र हो तो, तथा g गुरुत्व केंद्र हो तो OG बराबर 3/8a। भाई ये होता है गुरुत्व केंद्र अर्धगोले के लिए कि जो गुरुत्व केंद्र होगा वो केंद्र से OG बराबर इतनी दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, OG बराबर 3/8a। साम्यावस्था में निम्न बल क्रियाशील है। साम्यावस्था में निम्न बल क्रियाशील है। पहला, अर्धगोले का भार W, अर्धगोले का भार W गुरुत्व केंद्र G से, गुरुत्व केंद्र G से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दूसरा, संपर्क बिंदु, संपर्क बिंदु C पर समतल के लंबवत, समतल के लंबवत CO के अनुदिश, समतल के लंबवत CO के अनुदिश प्रतिक्रिया बल R, प्रतिक्रिया बल R। आगे लिखो। तीसरा, घर्षण बल F आनत समतल पर ऊपर की ओर, आनत समतल पर ऊपर की ओर। सही है ना, क्योंकि हमारे पास ये जब फिसलने की कोशिश करेगा तो नीचे फिसलेगा तो घर्षण बल उधर ऊपर की तरफ क्रियाशील होगा। आगे लिखो। साम्यावस्था हेतु, साम्यावस्था हेतु साम्यावस्था हेतु F तथा R का परिणामी, F तथा R का परिणामी W से संतुलित होगा, W से संतुलित होगा तथा CG की दिशा में होगा। देखो, हमको पता है कि अगर कोई भी पिंड साम्यावस्था में रहना चाहता है तो उस पर जितने भी बल क्रियाशील हैं, या तो उनका क्या हो, बीजीय हो, क्या हो, परिणामी हो, क्या हो, परिणामी बल कितना हो, 0 हो, और आघूर्ण भी कितना हो, 0 हो। तो आघूर्ण का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, परिणामी बल का काम है। देखना, एक तो आ रहा है W, एक है μr और एक आ रहा है R। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही प्रकार के बल है। ठीक है, पर μr और R का परिणामी इनके बीच में निकलेगा, उसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी और W की दिशा नीचे की तरफ होगी। तो बचा कौन, μr और R का परिणामी हम जानते हैं कि कौन आता है, S आता है। तो S किससे संतुलित होगा, W से। क्यों? क्योंकि S की दिशा ऊपर है और W की दिशा नीचे है। अगर S और W बराबर हो गए परंतु दिशा कैसी है, विपरीत है, तो W
माइनस एस बराबर 0। तो परिणामी बल कितना हो गया 0। तो पिंड क्या रहेगा साम्यावस्था में रहेगा। तो पिंड के साम्यावस्था में होने के लिए क्या जरूरी है कि जो W है ना वो इन दोनों के परिणामी से अब संतुलित होना चाहिए और विपरीत दिशा में होना चाहिए और किसके अनुदिश CG के अनुदिश होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो लिखो आगे त्रिभुज OCG में, OCG देखो कहां पर है, सवाल छोटा ही है वैसे। OCG में बोलो मैं डाल देता हूं उसको। OCG में साइन फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज OCG में साइन फॉर्मूला देखो क्या लगेगा इसमें, A बटा A के सामने नाम लिख दो OC बटा OC और कौन बचा ये OG बटा, तीसरे की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना, क्योंकि CG के सामने फिर वापस से हमको ये कोण निकालने की जरूरत पड़ेगी और नहीं पता कि ये कोण कितना है और इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। OC साइन पाई माइनस थीटा, OG साइन अल्फा। OC के सामने पाई माइनस थीटा इसलिए पाई माइनस थीटा, OCG के सामने OG थोड़ी हाँ सही है, OG के सामने क्या है अल्फा, तो साइन अल्फा हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा भाई हमारा, OC कितना है A अपॉन साइन पाई माइनस थीटा और OG कितना है 3/8 इंटू A अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा A कोस थीटा बराबर 3/8 A अपॉन साइन अल्फा। यहां तो कोई दिक्कत है क्या बताओ। अब सुनो, कोस कैसे होगा, साइन थीटा ही तो होगा, ठीक है। इसको इधर उसको उधर करो तो A से A कट गया, ठीक है। कौन किधर कर देते, इसको इधर कर देते, तो साइन अल्फा बराबर 3/8 साइन थीटा, पर हमें थीटा चाहिए तो इसको इधर कर दो, तो साइन थीटा बराबर 8/3 साइन अल्फा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स 8/3 साइन अल्फा है, आ गया ना। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 8/3 साइन अल्फा। तो एक आंसर हमारे पास आ गया। बशर्ते जो उसने शर्त कही है वो क्या है, देखो कि बशर्ते कि जो अल्फा का जो मान है वो क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 8/3 से कम होना चाहिए तथा जो अल्फा है वो लैम्डा से कम होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा मैं तुम्हें, लिखो इसको लिख लो, एक काम करो पूरे को लिखेगा, हाँ इस पूरे को लिख लो, क्या है पूरा लिख ही लिया लगभग, चित्र तो बनाना है। ठीक है, लिखिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये साम्यावस्था तभी संभव है जब साइन थीटा का मान कितना रहेगा 1। अगर साइन थीटा का मान अगर हमारे पास 1 से कम रहेगा, अगर थीटा का मान साइन थीटा का मान सपोज 1 हो गया, साइन थीटा 1 जब होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर। तो एक तो ये जो थीटा है वो कितना हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होने की सिचुएशन में ये जो है ना पूरा का पूरा कहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा
उलट जाएगा। अगली बात समझ में, ये जो थीटा कितना हो गया, अगर हमारा 90 डिग्री हो गया तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90 होने की वजह से इसकी स्थिति कहां आ जाएगी, अब इस जगह पर आ जाएगी। जैसे इसकी स्थिति इस जगह पर आ जाएगी तो इतना रोटेशन ले गए और रोटेशन लेकर ये पूरा का पूरा उलट जाएगा, तो साम्यावस्था नहीं रह पाएगी। तो जो थीटा का मान है वो साइन थीटा का जो मान है वो हमें किससे कम रखना पड़ेगा, 1 से कम रखना पड़ेगा। अगर हमने 90 रख लिया, साइन थीटा का मान 90 रख लिया तो उलट जाएगा, उस स्थिति में फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो 3/8 साइन अल्फा लेस देन 1 हो गया हमारे पास। कहां से, यहां से साइन थीटा का मान क्योंकि 1 है तो ये 1 से लेस देन है तो ये भी 1 से लेस होगा। 1 से लेस होते 3/8 को उधर भेजो, 8/3 अल्फा को रोक लो, साइन को उधर भेजो, साइन इनवर्स 8/3। अब क्या कहा कि अल्फा जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, लैम्डा से। अब वो कैसे होगा, ध्यान से समझना। हमारे पास स्थिति तुमने पढ़ी हो तो सीमांत संतुलन की स्थिति में, चूंकि सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या होता है, सीमांत संतुलन की स्थिति में F/R चरम घर्षण अपॉन अभिलंबित प्रतिक्रिया, अभिलंबित प्रतिक्रिया लिखवा है ऐसे कुछ याद आ रहा है, किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। पर किस स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में। और सीमांत संतुलन की स्थिति में ही हमारा जो F होता है वो अधिकतम होता है। नई बात समझ में, वो मान लो कि ये फिसलने ही वाला है, हम कहते हैं ना कि जैसे हम खींच रहे हैं तो वो भी क्या करता है, स्थायित्व बनाए रखता है, तो घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, खींचते जाते हैं घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, खींचते जाते हैं घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। 100 न्यूटन लगाया और अधिकतम मान कितना होगा, 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा भी अगर हम बल ज्यादा लगा देंगे तो पिंड क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो घर्षण बल का मान अधिकतम कब होता है, सीमांत संतुलन की स्थिति में। सीमांत संतुलन का मतलब तो समझते हो ना विशाल, क्या होता है सीमांत संतुलन? सीमांत संतुलन का मतलब है कि वस्तु अब खिसकने ही वाली है, चलने ही वाली है। अगली बात समझ में, तो सीमांत संतुलन की स्थिति में जो F क्या होता है हमारा, अधिकतम होता है, चरम घर्षण होता है। ठीक है, पर यहाँ पर कहीं पर उसने सीमांत संतुलन की स्थिति का वर्णन किया गया, यहाँ केवल उसने क्या कहा कि साम्यावस्था में है, यानी कि सीमांत संतुलन तो नहीं है। अतः यहाँ पर जो हमारे पास बल F होगा वो क्या होगा, अधिकतम नहीं होगा। नहीं बात समझ में, तो यहाँ पर जब F अधिकतम होता है तो F/R किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। परंतु साम्यावस्था में ये बता दो F/R इज लेस देन इक्वल टू म्यू। बोलो, ये म्यू के बराबर कब होता है, जब चरम घर्षण हो, सीमांत संतुलन की स्थिति में हो। अगली बात समझ में, यानी कि जो म्यू है वो हमेशा F/R के बराबर होगा। कब, जब सीमांत संतुलन और घर्षण बल कैसा हो, चरम हो, एक्सट्रीम हो, लास्ट कंडीशन आ गई। पर यहाँ पर सीमांत संतुलन की स्थिति नहीं है तो F का मान अधिकतम नहीं होगा, और अधिकतम नहीं होगा तो ये म्यू के बराबर नहीं होगा, तो म्यू से तो क्या होगा, कम होगा। हो सकता है कि सीमांत संतुलन भी हो जाए, पर सीमांत संतुलन नहीं कहा, इसलिए क्या कहा यहाँ पर साम्यावस्था। तो साम्यावस्था देखो, सीमांत संतुलन क्या होता है, संतुलन में तो है ना, और कौन सा है वो, सीमांत। जब साम्यावस्था का नाम ले लिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो सीमांत संतुलन की भी अवस्था हो सकती है और वो नॉर्मल संतुलन की अवस्था भी हो सकती है। तो अगर ये सीमांत संतुलन की अवस्था रही तो F/R का मान किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर। और सीमांत संतुलन की अवस्था नहीं रही तो F/R का मान किससे कम होगा, म्यू से कम होगा। बराबर कब होता है, बराबर कब होता है म्यू के, जब सीमांत संतुलन हो। ठीक है, साम्यावस्था का मतलब क्या समझते हो, कोई वस्तु है, ये पिंड है रखा हुआ है, ये मुट्ठी रखी हुई है, तो अब ये क्या है, साम्यावस्था में। अब मैं इसको खींच रहा हूं और ये क्या है, सीमांत संतुलन में। तो दो बातें हुई, संतुलन में तो है ना, संतुलन में तो है, दोनों स्थितियों में संतुलन में। तो साम्यावस्था कहती है कि एक तो नॉर्मल संतुलन और एक सीमांत संतुलन। अगर नॉर्मल संतुलन हुआ, नॉर्मल संतुलन हुआ तो F का मान हमेशा चरम घर्षण थोड़ी होगा, F चरम स्थिति पर थोड़ी होगा, और F जब चरम स्थिति पर नहीं होगा तो F/R किससे छोटा होगा, म्यू से छोटा होगा। और जब सीमांत होगा तो फिर उस स्थिति में F/R का मान क्या हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्लियर मामला। तो ये अभी हमारे पास साम्यावस्था है, इसलिए अभी हम पता है डायरेक्ट बराबर नहीं ले सकते। साम्यावस्था का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई बल नहीं लगा रहे, या फिर हो सकता है कि बल लगा रहे और सीमांत स्थिति में हो,
ठीक है, तो नॉर्मल में तो क्या होगा, लेस देन होगा और सीमांत में बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर f अपॉन r इज लेस देन क्या हो गया हमारा, म्यू हो गया। अब सुनिए, f अपॉन r इज लेस देन म्यू हो गया और म्यू का मान दे रखा है कि हमको कुछ यहां पर देखो, यहां पर f अपॉन r बराबर क्या होता है, वैसे f अपॉन r अगर हम निकालें तो tan अल्फा आएगा क्या, बताओ, f अपॉन r tan अल्फा आएगा क्या, बताओ ना, जो तुम कैसे आएगा सभी बलों का समतल के अनुदिश वियोजन करने पर, नहीं, सभी बलों का क्षैतिज दिशा में, बोलो, वियोजन करने पर, बोलो, सभी बलों का क्षैतिज दिशा में वियोजन करने पर, बताओ, क्षैतिज दिशा में वियोजन करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, जल्दी से बता दो भाई फटाफट से, बोलो, क्षैतिज दिशा में वियोजन से क्या मिलेगा हमको, f अपॉन r बराबर tan अल्फा मिलेगा क्या, करो क्षैतिज दिशा में वियोजन सभी बलों का, w का करो, w खत्म, क्षैतिज दिशा में कर रहे हैं, समतल के अनुदिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्षैतिज दिशा में कर रहे हैं, तो क्या होगा देखना, ये तो होगा तुम्हारा w cos 270, w खत्म, उसके बाद ऐसे घुमा के लाए, और कौन बचा, r का कितना होगा भाई बताओ, r कैसे होगा 90 तो यही हो गया, 90 तो यही हो गया, अल्फा हो रहा है, कितना होगा, r cos 90 प्लस अल्फा, और कौन बचा, कर्षण बल म्यू r की जैसे का, यानी कि म्यू r cos कितना, ये कितना है भाई बताओ, बताओ, सही है, कंफर्म कैसे होगा, वहां मत जाओ ना, वहां मत जाओ, तुम तो यहाँ देखो ना, ये अल्फा है तो संगत कोण अल्फा, ये लाइन, ये कोण, ये कोण, वहां से भी तो निकल सकता है, हाँ वहां से निकल सकता है, 90 है तो ये अल्फा बचेगा, ठीक है, तो म्यू आर कोस अल्फा बराबर 0, परंतु हम म्यू आर को क्या मानते हैं, f मानते हैं, तो w खत्म हो गया, कितना हो जाएगा, तो r साइन अल्फा विथ नेगेटिव, और ये हो जाएगा f कोस अल्फा बराबर 0, यानी कि f कोस अल्फा बराबर r साइन अल्फा, ठीक है, इसको इधर भेज दो, f अपॉन r साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ठीक है, कितना हो गया, f अपॉन r बराबर tan अल्फा, अच्छा, ठीक है, पर एक बात बताओ कि ये जो मैं बराबर लिख रहा हूं ये सही है क्या, बराबर लिखना चाहिए क्या मुझे, बताओ, बताओ, यहाँ तक तो सही है, अब देखना, यहाँ लिखूं, और क्या लाना है हमको, f अपॉन r को हम क्या बोलते हैं, ये जो f अपॉन r है वो लेस देन है किससे, म्यू r से, सर म्यू आर को तो f अपॉन r म्यू है ना, तो म्यू से लेस देन है, तो tan अल्फा इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, tan लैम्डा, tan से tan कट जाएगा, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा, ये लिखना है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, हाँ, देखो, एक भारहीन डोरी द्वारा बंधे हुए W1 और W2 भार के दो रुक्ष कण, रुक्ष का मतलब समझ गया ना, रफ, ठीक है, मतलब घर्षण गुणांक होगा, घर्षण बल आएगा, दो रुक्ष कण जिनके घर्षण गुणांक क्रमशः म्यू1 तथा म्यू2 है, ठीक है,
एक आनत समतल पर रखे हुए हैं, सिद्ध कीजिए कि संतुलन की अवस्था में, सिद्ध कीजिए कि संतुलन की अवस्था में तल का क्षैतिज से अधिकतम झुकाव ये होगा। तल का जो क्षैतिज से अधिकतम झुकाव है वो कितना होगा, ये होगा। तो सॉल्यूशन देखो, आनत समतल मान लेते हैं सबसे पहले हम, माना कि हमारे पास कोई भी आनत समतल है इस तरह का, ये कोई क्या है, आनत समतल है, ठीक है। ये कितने कोण पर झुका हुआ है, इसको अल्फा कोण मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, जो भी मान रखा है, इसको क्या मान लिया हमने, अल्फा कोण मान लिया, ठीक है। अब इस पर दो कण हैं, कितने कितने बाहर के, W1 और W2 बाहर के। तो ये देखो, ये W1 और W2 बार के दो कण हैं, इस तरह से, जो बिजली की वृत्ति हो, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका वेट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर W1 और इसका वेट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर W2, दोनों को एक रस्सी के सहारे बांधा गया है। कहीं बांधा है, नहीं बांधा मैंने, बाहर की डोरी द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा बंधे हुए, ये एक बाहर की डोरी के द्वारा बंधे हुए, इसका वेट नहीं है, वेट डोरी का। बात समझ में आ गई, अच्छा। तो क्या सिचुएशन होगी तनाव की, ऐसी सिचुएशन रहती है कि ये टेंशन इधर और ये टेंशन इधर। देखो ऐसी सिचुएशन रही है कि ऐसा लगेगा कि जब ये पहले ये फिसलने लगेगा, पहला पिंड जब ये फिसलने लगेगा तो उस स्थिति में रस्सी को इधर खींचेगा तो टेंशन उधर की तरफ, ठीक है। जबकि ये क्या करेगा, इस पिंड को रोकने की कोशिश करेगा तो ये बल लगाएगा, तो फिर इसके द्वारा टेंशन उधर की तरफ, तो टेंशन हमेशा क्या जाएगी रस्सी में, आगे पीछे। नहीं बात समझ में, यहाँ पर सिचुएशन क्या है, माननी पड़ती है कि भाई ये फिसलने लग जाएगा तो घर्षण बल इधर आएगा, तनाव ये आएगा, इधर आएगा। आगे बात समझ में, हाँ बोलो। नहीं तुम बात नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर पता नहीं कि पहले कौन गति करेगा, पर हम यहाँ पर हर संभावित गति की अध्ययन करेंगे। मान सकते हैं कि ये W1 का जो कण है वो पहले गति करने लग जाए, तो जैसे ही पहले गति करेगा तो एक तनाव उत्पन्न होगा रस्सी में। जैसे ये पहले गति करेगा, मान लो कि इनकी वेट अलग अलग है, तो इनकी गतियां भी अलग अलग होंगी, इनके लुढ़कने की गतियां भी क्या होंगी, स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। तो इसमें से मान लो कि अगर ये इस पर खींचेगा तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो तनाव आएगा। कुल मिलाकर डोरी खींचेगी, और डोरी खींचेगी तो एक का तनाव उधर, दूसरे का तनाव इधर। क्लियर मामला, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, मान लेते हैं कि अभिलंबित प्रतिक्रिया हमारे पास क्या है, ये अभिलंबित प्रतिक्रिया क्या मान लेते हैं हम, R1 और R2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अभिलंबित प्रतिक्रिया में R1 और R2 मान ली। अच्छा, ये नीचे फिसलने की कोशिश करेगा तो घर्षण बल, इसका घर्षण गुणांक μ1 है, तो घर्षण गुणांक μ1 होने की वजह से μ1 R1, और ये भी फिर अगर खिसकेगा तो नीचे, तो किधर जाएगा ये, इसका घर्षण गुणांक μ2 R2। अगली बात समझ में, तो यहाँ पर दो पिंडों की साम्यावस्था पर हमको अलग अलग विचार करना है। आगे बात समझ में, ये पूरी की पूरी, हमने एक बात बताओ तुम्हें कि 3 बेलन थे इस तरह से, एक बड़ी पंक्ति के अंदर 3 बेलन हमने रख रखे थे, किस तरह से रखे थे, याद आ रहा हो तुम्हें, ये 2 बेलन और उसके ऊपर 1 बेलन। तो हमने वहां पर 3 स्थितियों का अध्ययन किया था कि माना कि अकेला ही संतुलन में हो, माना कि पहला और ये तीसरा संतुलन में हो, या फिर पहला या दूसरा या तीसरा संतुलन में हो। इस तरह से हमने 3 स्थितियां, माना कि दोनों संतुलन में हो, तो 3 स्थितियों पर विचार किया था। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 कण हैं, तो दोनों कण की अलग अलग साम्यावस्था पर हमें विचार करना पड़ेगा। तो प्रथम कण, देखो अगर एक भी कण हिला डुला तो दूसरे को भी ले बैठेगा, नहीं बात समझ में, दूसरा हिला डुला तो पहले को ले बैठेगा। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी भाई, बात को ध्यान से समझना कि अब हम यहाँ लिखो इसमें थोड़ा सा, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में आनत समतल का क्षैतिज से झुकाव अल्फा है। आनत समतल का क्षैतिज से झुकाव अल्फा है। मान लो डोरी में तनाव T, मान लो डोरी में तनाव T एवं अभिलंब प्रतिक्रियाएं R1 एवं R2 हैं। अभिलंब प्रतिक्रियाएं R1 एवं R2 हैं, क्योंकि दोनों ही कणों की
गमन की प्रवृत्ति, क्योंकि दोनों ही कणों की गमन की प्रवृत्ति नीचे की ओर है। गमन की प्रवृत्ति किधर होगी? नीचे की ओर होगी। चित्र थोड़ा अच्छा बना लो। गमन की प्रवृत्ति नीचे की ओर है, इस तरह से, ठीक है। अतः चरम घर्षण बल, अतः चरम घर्षण बल, बंद कर ले यार डाटा। अतः चरम घर्षण बल μ1 R1 तथा μ2 R2, μ1 R1 तथा μ2 R2 समतल के अनुदिश, समतल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रियाशील होंगे। अब देखो इसमें पहला तो प्रथम कण की साम्य अवस्था की बात करते हैं। प्रथम कण की साम्य अवस्था, तो जो प्रथम कण है वो किन बलों के अंतर्गत साम्य अवस्था में है वो लिखो। चूंकि प्रथम कण किन किन बलों के अंतर्गत W1 R1 μ1 R1 एवं T के अंतर्गत साम्य अवस्था में है, अंतर्गत साम्य अवस्था में है। इनके अंतर्गत क्या है भाई बच्चों? साम्य अवस्था में है। तब बलों का देखो जो आंसर आ रहा है उसमें कोण के रूप में आंसर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुल मिलाकर जितने भी है ना R1, देखो W1 W2 आ रहा है केवल, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी समीकरण बना के लानी पड़ेगी जिसमें केवल क्या आ रहा हो? W1 और W2 आ रहा हो, यानी कि T भी हट जाए, R1 R2 भी हट जाए, ठीक है। तो T और R1 R2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दो समीकरण बनाएंगे, ठीक है। दो समीकरण बनाएंगे, एक समीकरण T बराबर कुछ होगी, दूसरे समीकरण में भी T बराबर कुछ होगा, और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। आगे बात समझ में? तो बलों का समतल के अनुदिश वियोजन करने पर बोलो भाई, समतल के अनुदिश वियोजन करो तो R1 cos 90 T cos 0, ठीक है, और μ1 R1 cos 0, और बोलो W1 cos 200 कितना होगा ये बताओ? अरे क्या हो रहा है? ये कितना है कोण? 90 माइनस अल्फा। तो ये रेखा 180, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा बताओ? 180 प्लस 90 माइनस अल्फा बराबर 0। क्लियर? कितना होगा? R1 खत्म हो गया, तो T μ1 R1 प्लस W1, पर ये 180 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव 180 प्लस थीटा है ना, तो cos 90 माइनस अल्फा बराबर 0। तो T प्लस μ1 R1 माइनस W1 साइन अल्फा बराबर 0। तो T का समीकरण नंबर 1 दे दो। अब क्या करो? हमने कैसे वियोजन किया? समतल के अनुदिश, तो क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर, ऊर्ध्वाधर वियोजन बोलो भाई। ऊर्ध्वाधर वियोजन में क्या होगा जल्दी से बताओ? R1 साइन 90 T साइन 0 प्लस W1 साइन 180 प्लस 90 माइनस अल्फा बराबर 0। तो कितना हो गया? R1 प्लस खत्म साइन कितना होगा? माइनस ऑफ W1 साइन 90 माइनस अल्फा बराबर 0। तो R1 बराबर W1 कोस अल्फा, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से R1 का विलोप कर दो ना, तो समीकरण 1 व 2 से किसका विलोप?
R1 का विलोम करने पर बोलो। तो T बराबर, इसको उधर भेजो तो W1 साइन अल्फा, इसको उधर भेजो माइनस μ1 और ये W1 आ जाएगा W1 कोस अल्फा। समीकरण नंबर 3। नहीं एक बात समझ में? तो देखो एक समीकरण में हमको T का मान मिल गया, किसके रूप में? W1 के रूप में। दूसरे कणिक पर वियोजन की बात करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? W2 के रूप में मिलेगा। तो अगर तुम कहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं और तुम घर पे बैठ के कर लेना, ठीक है? द्वितीय कण की साम्यावस्था, कण की साम्यावस्था बोलो। तो द्वितीय कण की साम्यावस्था क्या है? कौन कौन से बल क्रियाशील है? द्वितीय कण की साम्यावस्था पर ये वाले बल क्रियाशील है। तो देखो द्वितीय कण W2 R2 μ2 R2 तथा T के अंतर्गत क्या है? साम्यावस्था में है। तो बताओ भाई क्या सिचुएशन है? मैं डायरेक्ट लिख दूं T बराबर, नहीं पहले लिखेंगे, अपन करते हैं इसका क्षैतिज वियोजन करेंगे। तो जब हम क्षैतिज समतल के अनुदिश वियोजन करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी? T बराबर समतल के अनुदिश वियोजन बोलो। तो T कितना आएगा? T बराबर देख फटाफट से बता दो। ये होगा तुम्हारा W1 साइन अल्फा W2 T बराबर बोलो। W2 sin अल्फा माइनस, देख लो ना, तुम माथा कोड़ी कर रहे हो फटाफट से। तो ये हो गया तुम्हारा μ2 R2 W1 साइन अल्फा, मन थोड़े ऐसा 2 आएगा ना, सॉरी 1 तक W2 साइन अल्फा माइनस μ2 R2 माइनस T। और अब क्या कर देते हैं? लंबवत वियोजन है ना। तो कितना होगा? R2 बराबर W2 कोस अल्फा। इन दोनों समीकरणों से किसका विलोम कर दो? बताओ। R2 का विलोम। R2 का विलोम करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है। R2 का विलोम करोगे तो T बराबर μ2 W2 कोस अल्फा माइनस W2 साइन अल्फा। समीकरण नंबर 4। 3 और 4 से, 3 व 4 से बोलो। बराबर कर दो दोनों को। W1 साइन अल्फा μ1 W1 कोस अल्फा बराबर μ2 W2 कोस अल्फा माइनस W2 साइन अल्फा। ठीक है, इधर उधर कर लो फटाफट से। तो तुम्हारे पास tan अल्फा का मान कितना आएगा? μ1 W1 μ2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना आएगा? tan इनवर्स μ1 W1 μ2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये वियोजन पूरा कर लेना, है ना, गलत मत करना। ठीक है, तो बाकी हम कल पढ़ते हैं फिर।